हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोग क्लास 10 का हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होने वाला है। फटाफट से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लीजिए और इसमें से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फटाफट से देख लीजिए, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार का आगे भी क्वेश्चंस पाने के लिए और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, 15 तक हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके थे, उसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो कविता फसल में मतलब जो फसल है उस कविता में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। फसल कविता है तो फसलों की महिमा पर ही प्रकाश डालेगा ना भाई। अगला प्रश्न है, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है। वायु का योगदान बच्चों को बड़ा करने में होता है, फसलों को बड़ा करने में होता है, पेड़ों को, जानवरों को। तो वायु का चूंकि फसल चैप्टर से लिया गया है इसलिए वायु का योगदान जो होता है फसलों को बड़ा करने में होता है। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है, याद रखना फसलों में किसकी, ये तो बता ही दोगे, किसानों की मेहनत होती है ना, तभी तो फसल होते हैं भाई। फसलों में किसकी मेहनत होगी, किसानों की। किसान मेहनत करते हैं, दिन रात धूप में खटते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, ठीक है, तब जाके फसल तैयार होता है, तब जाके हम लोग खा पाते हैं। वैसे हम लोग भी किसान ही हैं एक प्रकार से। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है, तो ये सूरज के किरणों का बदला हुआ रूप। याद रखना इस प्रकार के सवाल आएंगे कि फसल जो है किनका बदला हुआ रूप है, तो ये सूरज के किरणों का बदला हुआ रूप है। ओके। 20 नंबर, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है, ठीक है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है, तो फसलें दोस्तों बादलों के, तालाब के, नदियों के कि नहरों के। तो सींच करना मतलब पानी सींचा गया है तो नदियों के, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का क्या कहा गया कविता में कि नदियों के पानी से सींचकर पुष्ट हुई है, बड़ी हुई है, हरा भरा हुआ है। अगला, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है, ठीक है। तो शिशु की जो प्रथम गुरु होती है ना उसकी माँ होती है, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान से क्वेश्चन है। शिशु की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। जलजात किसे कहते हैं, दोस्तों जलजात यहाँ पर कमल को कहा गया है, याद रखना जलजात किसे कहा गया है, कमल के फूल को, ठीक है, जो जल में रहता है कमल का फूल। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा, तो बच्चे के प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी पिघल गया होगा। बच्चे के इतनी दंतुरित मुस्कान, तो इतना अच्छा मुस्कान है कि कोई कठिन पाषाण भी आराम से पिघल जाएगा। मतलब कठिन पाषाण मतलब क्या, पाषाण हृदय जो हंसता ही नहीं है, जो मतलब हर वक्त मुंह फुलाकर बैठा रहता है, इस प्रकार के आदमी भी बच्चे के हंसी को देखकर मतलब हंस पड़ेंगे, इस प्रकार के आदमी भी। अनिमेष देखना का अर्थ है, अनिमेष देखना मतलब होता है लगातार देखना। अनिमेष देखना मतलब लगातार देखना, जो बच्चे लगातार देख रहे थे, एक टक लगाए कभी की ओर, तो उसी को अनिमेष देखना कहा गया है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कवि ने दोस्तों संदली शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया है, ठीक है। मिट्टी के लिए संदली शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है, फसल को, ठीक है। कवि ने फसल को सिमटा हुआ संकोच कहा है। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो फसल 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ और रबी फसल, ये तो पता ही है आपको। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म, याद रखना गुणधर्म पूछेगा तो ये खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल किसका गुणधर्म है, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। चलिए दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्टिव सवाल है। पहला सवाल है, मधुपर्क क्या होता है, तो देखो मधुपर्क मतलब होता है दोस्तों अर्थात दही, घी, शहद, जल और दूध का योग, जो देवता और अतिथियों को सामने रखते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं तो ये सबको एक साथ मिलाते हैं ना, दही, घी, शहद, चाल और दूध, और इसको मधुपर्क बोलते हैं, ठीक है। आम लोग क्या इसे कई लोग पंचामृत भी कहते हैं। आम लोग इसे पंचामृत भी, क्योंकि 5 चीज़ है, देखो क्या क्या है, दही, घी, शहद, जल और दूध, 5 चीज़ है, इसको पंचामृत भी बोला जाता है। और इस कविता में दोस्तों इसका प्रयोग बच्चों को जीवन देने वाला, आत्मीयता की मिठास के लिए युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। मतलब कहा गया है क्या, देखो मधुपर्क मतलब क्या होता है, मधुपर्क में मतलब एक्चुअली होता है दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण को बोलते हैं मधुपर्क, ठीक है। जिसका एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए भी, ठीक है, फिर अतिथि का सत्कार करने के लिए, ठीक है, जिसके लोग पंचामृत भी बोलते हैं। लेकिन इस जो कविता है, कविता में किसके लिए यूज हुआ है, माँ का प्रेम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। माँ का जिस प्रकार का प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, उसको मधुपर्क नाम दिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, बच्चा कभी से पहली ही बार में अपरिचित क्यों नहीं हो सका? तो भाई पहली बार कोई किससे परिचित कैसे होगा, वो भी बच्चा से तो नहीं। ठीक है, तो क्या लगेगा? कभी अक्सर घर परिवार से बाहर ही रहा करता था। वह कई दिनों के बाद अथवा कई महीनों के बाद घर आता था। ठीक है, इसीलिए पहली बार मिलने के कारण कभी बच्चे के लिए अपरिचित मासा लगता है। समझ गए? बच्चा कभी से पहली ही बार में परिचित क्यों नहीं हो सका? तो पहली बार में इसलिए क्योंकि कभी घर से बाहर रहता था काम के सिलसिले में, वो घर नहीं आ पाता था। ठीक है, बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा भी हो गया। ठीक है, अब जब कभी घर आया देखा तो बच्चा उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि पहली बार जब आप किसी बच्चे को देखते हो बच्चा आपको पहचान लेता नहीं, आपके गोदी में भी नहीं आएगा। हाँ, आप थोड़ा सा उसके पास रहोगे, खेलोगे, फिर आपके गोदी में वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार कोई भी बच्चा किसी को नहीं पहचानता, तो कभी को कहाँ से पहचानेंगे? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। बच्चे की मुस्कान एकदम सरल होती है, छल कपट नहीं नजर आती है। ठीक है, एकदम किसी से बिना भेद के अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि चलो हम मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला कौन है। ठीक है, हम मुस्कुराएंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। हम मुस्कुराएंगे, सामने वाले को मुझे फायदा होगा, सामने वाला मुझे टॉफी देगा, इस प्रकार से उसको नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े की मुस्कान बिल्कुल मतलब क्या सकते हैं, स्वार्थी होती है। चलो सामने वाला अगर देखते हैं कि हाँ इसके साथ मुस्कुराना चाहिए, तो इस प्रकार से वो मुस्कुराते हैं। बड़ों की मुस्कान में चलो कपट होती है, लेकिन बच्चों की मुस्कान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, तो ऐसा छोटे बच्चे के मुस्कान में नहीं आता है, बहुत बड़ा बदलाव रहता है। छल कपट से दूर बच्चे की मुस्कान होती है। कभी बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? ठीक है, बच्चे का जो मुस्कान है उसको किससे किससे व्यक्त किया है, किससे किससे तुलना किया है? तो देखो, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। किससे किससे? सबसे पहला, झोपड़ी में कमल खिल गया है। जब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो वो लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में कोई कमल खिल गया, इतना अच्छा लग रहा है। चट्टान पिघल कर पानी बन गया है, लग रहा है कि चट्टान पिघल कर पानी बन गया है उसके मुस्कुराहट से। और क्या बोल रहा है, बबूल के पेड़ से सेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं। मतलब इस प्रकार से उसकी हंसी की तुलना की है, मुस्कान की तुलना की है। फसल को कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा है? फसल के लिए पानी सबसे आवश्यक तत्व होती है। अच्छा, बिना पानी का फसल होगा क्या? ठीक है, नहीं ना होगा। फसल को पानी मिलते ही जादू की तरह अंकुरित होने लगती है। भाई आप जब बीज बोते हो तो उसको पानी देते हो, तब जाके अंकुरित होता है और बाद में फल फूल देने लगती है। इसलिए कवि ने फसल को पानी का जादू कहा है। मतलब उसमें पानी दोगे भाई, आपको जादू की तरह फल देगा, फूल देगा। ठीक है, तो इसलिए फसल को पानी के जादू कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने फसल को क्यों कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा है? कोटि कोटि हाथों का स्पर्श क्यों कहा है? तो फसल को उपजाने में कई लोगों का श्रम रहता है। ठीक है, एक लोगों नहीं, कई कई लोगों का श्रम रहता है। इसकी उपज को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसकी उपज को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा काम है जिसमें कई लोग लगे रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने फसल को कोटि कोटि हाथों का स्पर्श किया है। कई लोग लगे रहते हैं। देखो, बीज भंडार वाले बीज बेचते हैं, उसको जाके किसान आके बोते हैं। ठीक है, और फिर उसको कोड़ते हैं, पानी से सींचते हैं, बड़ा करते हैं। जो आसपास में घास उग जाता है उसको उठाते हैं, फिर फल आता है, तोड़ते हैं, बाजार में जाके बेचते हैं। तो इसलिए कहा कोटि कोटि हाथों का स्पर्श का है फसल को। ठीक है, कई कई किसान, लाखों लाखों कोटि कोटि किसान ये चीज करते हैं, इसलिए ये कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा गया। किसको? फसल को। समझ में आया मेरी जान? तो समझ गए? सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दो क्या है क्या नहीं, और हाँ क्या है क्या नहीं, मतलब क्या आगे कौन सा वीडियो चाहते हो। अब आप लोग का हिंदी का 2 दे चुका है, इंग्लिश का कभी अपलोड कर देंगे, उसको देख लेना। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही फिर नेक्स्ट जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।